तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं एसिड बेस चैप्टर के अगले लेक्चर की, लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में हमारी जो शुरुआत जिस टॉपिक से हो रही है वो है रिएक्शंस ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। तो साफ पता चलता है इस लाइन को पढ़ने के बाद कि हम मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ेंगे। एसिड्स को हम बड़े अच्छी तरह से जानते हैं, एक बार फिर इनको जान लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि HCl एक एसिड होता है, H2SO4 जो है वो भी एक एसिड होता है, HNO3 जो है वो भी क्या होता है, एक एसिड होता है। इसके अलावा CH3COOH भी एसिड होता है। तो एसिड्स के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में नहीं जानते। मेटेलिक ऑक्साइड होता क्या है, तो इस नाम को ध्यान से देखिए। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। सबसे आसान जो एग्जाम्पल है किसी मेटेलिक ऑक्साइड का वो है CaO। CaO का मतलब होता है क्विकलाइम, हिंदी में बोलते हैं चूना। इसमें ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये एक मेटल है, कैल्शियम एक मेटल होती है, और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये ऑक्साइड है यानी कि ऑक्सीजन। तो मेटल के और ऑक्सीजन के मिलने से जो तैयार होता है उसको बोलते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और ये अकेला ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने शुरुआत में पढ़ा था केमिस्ट्री के जब चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे थे ना, तो हमने ये वाली एक्टिविटी पढ़ी थी, एक्टिविटी 1.1। इसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। तो इस प्लेट के अंदर व्हाइट कलर का पाउडर इकट्ठा हुआ था, जो कि किसका पाउडर था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अभी हम इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है, क्योंकि ये मेटल है ये ऑक्सीजन है, तो क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है, एक मेटेलिक ऑक्साइड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेटेलिक ऑक्साइड हो सकते हैं। तो हम इन मेटेलिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन किसके साथ पढ़ रहे हैं, एसिड्स के साथ। जिंक ऑक्साइड होता है, ये भी एक मेटेलिक ऑक्साइड है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इनकी रिएक्शन एसिड के साथ पढ़ने के लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं, ताकि हम समझ सकें कि जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तो होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, चैप्टर की 7वीं एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.7। इस एक्टिविटी के लिए हम एक बीकर लेंगे और बीकर के अंदर लिया जाएगा थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड। तो हमने इस बीकर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लिया है, जो कि एक क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड। और ऊपर से इसके अंदर डाला जाएगा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सॉरी मैंने यहाँ पे H2SO4 लिख दिया। तो वैसे तो हम H2SO4 भी ले सकते थे, क्योंकि हम एक एसिड की रिएक्शन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ करवा रहे हैं, लेकिन हमारी एक्टिविटी में HCl ले रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया HCl। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कॉपर ऑक्साइड के साथ मिक्स किया जाएगा। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इसके अंदर डल जाएगा तो इसको एक किसी चम्मच की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से लगातार उसको घुमाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो कॉपर ऑक्साइड है ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर ना ऐसा हो जाएगा जैसे मैंने तुम्हें बराबर में दिखा रखा है। ये कौन सा कलर है, ये कलर है ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, थोड़ा थोड़ा सा ब्लू थोड़ा सा ग्रीन आपको दिखाई दे। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक बीकर के अंदर थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लिया हुआ था, ऊपर से हमने उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, लगातार हम उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहे। मिक्स करने के बाद कॉपर ऑक्साइड जो है वो इसके अंदर घुल जाएगा, और घुलने के बाद हमें एक कलर मिलेगा इस तरह का, जो कि ब्लू ग्रीन कलर होगा। तो ये जो ब्लू ग्रीन कलर आप देख रहे हैं ये इस वजह से हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बन गई जिसको हम कहेंगे कॉपर क्लोराइड, CuCl2। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्लू ग्रीन कलर होता है ये किस वजह से बनता है, तो आप कहेंगे कि कॉपर क्लोराइड वहाँ पे तैयार हो चुका है इसलिए बना है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है मैं उसको लिखने जा रहा हूँ। देखिए हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड था बीकर के अंदर, और ऊपर से हमने क्या डाल दिया था, HCl उसके अंदर, और दोनों के मिक्स होने के बाद ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन तैयार हुआ, जो कि किसका सॉल्यूशन था, कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, अब देखो कॉपर और क्लोरीन तो यहाँ पर आ गई है, बचा क्या, H और O बचा। H और O बच के मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके दोनों क्या करेंगे, वाटर बना देंगे। ठीक है, अभी इस रिएक्शन को हम अगले पेज पर ले जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या है यहाँ पर। तो फिलहाल हमने एक्टिविटी 2.7 कंप्लीट की है। एक बीकर में थोड़ा सा कॉपर ऑक्साइड लिया था, ऊपर से
डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालकर उसको मिक्स कर दिया। मिक्स करेंगे तो देखेंगे कॉपर ऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व हो चुका है। डिजोल्व होने के बाद ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा, वो इसलिए मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बन चुका है कॉपर क्लोराइड। जो रिएक्शन हुई है हमने यहाँ पे लिख दी है, इसको बैलेंस करना भी ज़रूरी है। यहाँ 2 क्लोरीन है, इधर एक ही क्लोरीन है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हो गई, बाकी सब बैलेंस दिखाई देता है। ऑक्सीजन 1 है, इधर भी 1 है, कॉपर 1 है, इधर भी 1 है। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब अगले पेज पर इसको ले जाकर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो रिएक्शन को हमने अगले पेज पर लिख दिया है। इसमें से इसको देखिए, ये क्या चीज़ है, ये है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और ये क्या चीज़ है, एसिड। और ये क्या चीज़ है, ये है सॉल्ट, कॉपर क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। और ये क्या है, ये है वाटर। और याद करो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को, जो तुम्हें पढ़ाई गई थी पहले। एक बार मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई गई थी कि जब भी किसी एसिड के साथ बेस रिएक्शन करता है तभी हमें सॉल्ट और वाटर मिलते हैं। यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करके, एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस ही सॉल्ट और वाटर दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। फिर से समझिए, एसिड के साथ रिएक्शन करके बेस ही सॉल्ट और वाटर दे सकता है। अगर बेस के अलावा कुछ और हुआ तो हमें यहाँ पे सॉल्ट वाटर नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एसिड के साथ अगर बेस रिएक्शन करेगा तभी सॉल्ट और वाटर मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है, जबकि अभी अभी हमने पढ़ा था कि एसिड के साथ सिर्फ बेस अगर रिएक्शन करेगा तो ही सॉल्ट एंड वाटर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर एसिड के साथ मेटालिक ऑक्साइड भी रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड है या तो ये बेस होगा या फिर इसका नेचर जो है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। क्योंकि हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एसिड के साथ सिर्फ बेस ही रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है। तो इसका मतलब ये जो मेटालिक ऑक्साइड है इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। तो वो एक्टिविटी करने के बाद और इस रिएक्शन को ढंग से समझने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हुई है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमने यहाँ पर उस लाइन को लिख दिया है कि मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। अब इस पूरे को एक बार रिपीट कर लेते हैं जो जो हमने अभी तक पढ़ा है। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि मेटालिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, उनका नेचर किस तरह का होता है, ये हमें पता चलेगा। तो मेटालिक ऑक्साइड को पहले हमने पहचाना कि ये सब मेटालिक ऑक्साइड होते हैं इस तरह के, मेटल होती है और ऑक्सीजन होती है। एसिड का हमें पहले से ही पता था। एक्टिविटी करी, एक्टिविटी करने के बाद हमें पता चला कि मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि एसिड के साथ सिर्फ बेस ही ऐसा कर सकता है। मतलब एसिड के साथ अगर बेस की रिएक्शन करवाएंगे तभी सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता होगा, बेसिक होता होगा, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्शन करके वही काम कर रहे हैं जो कौन करता है, बेस करता है। तो इससे क्लियर हुआ या फिर प्रूव हो गया कि मेटालिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। अब मेटालिक ऑक्साइड का नेचर तो पता चल गया कि उनका नेचर बेसिक होता है। इसी तरह से नॉन मेटालिक ऑक्साइड भी होते हैं और उनका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। उसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड हमने पिछले पेज पर देख ही लिए थे कि वो किस तरह के होते हैं। जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह के होते हैं। लेकिन अभी तक हमने नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को नहीं देखा है। तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड जिसे हम बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को सभी अच्छी तरह से पहचानते हैं। इसके अलावा होता है सल्फर डाइऑक्साइड, इसके अलावा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इनमें क्या है, ये जो कार्बन है ये एक नॉन मेटल होती है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर, मतलब कार्बन एक नॉन मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो नॉन मेटल और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर भी एक नॉन मेटल होती है, नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल होती है। तो ये सब नॉन मेटालिक ऑक्साइड हैं। अब एक एक्टिविटी करेंगे या वो एक्टिविटी हमने पहले से ही कर रखी है, पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें की हुई है, उसे याद करेंगे। उस एक्टिविटी की मदद से ये प्रूव करेंगे कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो आपको उस एक्टिविटी को याद कर लेना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक बेस होता है, वैसे भी इसके अंदर OH लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम स्लैग लाइम भी कहते हैं या फिर हिंदी में कहते हैं चूने का पानी, इसकी रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो बन जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में मिलता है हमें वाटर। तो ये जो रिएक्शन है ना आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 20 पर लिखी हुई, नीचे कोने में देखिए पेज नंबर 20, और यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी हुई है लाइम वाटर जिसको कहते हैं, पिछले लेक्चर में ही पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया जाता है तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो इसी रिएक्शन की मदद से हम प्रूव करने जा रहे हैं कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, सॉरी एसिडिक होता है। तो अब ये जो रिएक्शन हमने यहाँ पे लिखी है ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है, ये एक बेस है। हमें कैसे पता चला बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने याद कर रखा है, वैसे भी इसके अंदर OH लगा हुआ है तो उससे पता चलता है कि एक बेस है। और ये क्या है, ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये क्या चीज़ है, ये होता है एक सॉल्ट, ठीक है, और वो क्या है, वो है वाटर, ठीक है। तो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब उस रिएक्शन को देखो फिर से, या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको फिर से मैं दिखाता हूँ। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो एक्टिविटी 2.7 के ठीक ऊपर है, इसे हम बार बार देख रहे हैं। तो एसिड के साथ बेस रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर दे सकता है, या फिर बेस के साथ एसिड ही रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है। अब यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। तो ये देखिए ये बेस है, बेस के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और रिएक्शन करके क्या दे रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है। बेस के साथ एसिड ही रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है। अभी भी हमने यहाँ पे देखा था ना कि बेस के साथ एसिड ही रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे रहा है। तो इससे साबित होता है कि या तो ये एक एसिड है या फिर इसका नेचर एसिडिक है। तो एसिड तो ये है नहीं, लेकिन इसका नेचर जो है वो कैसा है, एसिडिक है। तो इस एक्टिविटी से प्रूव होता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमने प्रूव कर दिया अलग अलग एक्टिविटी करके। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। तो इसको करने के लिए हमने पुरानी एक्टिविटी याद की, जब हम लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते थे तो वो मिल्की हो जाता था, क्योंकि वहाँ पर बन जाता था कैल्शियम कार्बोनेट, उसी की वजह से उसको मिल्की कलर मिलता था। फिर हमने ध्यान से देखा कि ये एक बेस है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये सॉल्ट है और ये वाटर है। तो बेस के साथ कौन रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर दे सकता है, एसिड दे सकता है। तो इसका मतलब ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो इस तरह से हमने क्लियर कर लिया कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में एसिडिक होते हैं। ये जो अगला चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसमें भी ये चीज़ें काम आने वाली है। एक बार अपनी बुक में पढ़ लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमारी बुक में ये चीज़ पेज नंबर 22 पर लिखी है कि सिंस metallic oxide react with acid to give salt and water similar to the reaction of base with acid, so metallic oxide are said to be basic oxide। तो मेटेलिक ऑक्साइड बिल्कुल उसी तरह से रिएक्शन करते हैं जैसे बेस करता है, इसीलिए हम मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बताया गया है और नीचे लिखा हुआ है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो यहाँ तक का हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब बारी आ गई है क्वेश्चंस की, करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारे सामने लिखा हुआ है कि वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट टू बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल। कर्ड या फिर जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उनको ब्रास या फिर कॉपर के जो वेसल्स होते हैं उनमें क्यों नहीं रखते। तो हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं अच्छी तरह से, कि जब भी कोई एसिड रिएक्शन करेगा मेटल के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट। एक तो सॉल्ट बनाएगा और एक बनाएगा हाइड्रोजन गैस। पिछले लेक्चर में हमने इस चीज़ को अच्छी तरह से समझा था। कहने का मतलब ये है कि एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन कर जाता है और रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट बना देता है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब कोई भी खट्टी चीज़ अगर हम रखें, खट्टी चीज़ से मतलब कर्ड या फिर कोई और चीज़ रखेंगे अगर मेटल के किसी बर्तन में, जैसे कि कॉपर में या फिर ब्रास में, तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ पे सॉल्ट मिलेगा।
जो कि पॉइजनस हो सकता है और उससे हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए खट्टे जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें मेटल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एसिड मेटल के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और जितने भी खट्टे सब्सटेंसेस होते हैं उन सब के अंदर एसिड पाया जाता है। तो इसी रीज़न को यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे वो रीजन मैंने लिख दिया है कि कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड। जितने भी खट्टे सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। विच रिएक्ट विद कॉपर एंड ब्रास, जो कॉपर और ब्रास जो कि मेटल्स होती हैं उनसे रिएक्शन कर जाता है टू फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट बना लेता है। विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ भी डाल सकते हैं यहाँ पर। वो सॉल्ट हमारी सेहत के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग, और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए खट्टी चीज़ों को मेटल के या कॉपर के या ब्रास के वेसल्स में नहीं रखना चाहिए। उम्मीद है कि इस सवाल का आंसर आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए घर। तो इसके बाद हमसे एक आसान सवाल पूछा गया है, पढ़ लेते हैं सवाल को। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है। अभी तो बताया था ऊपर कर्ड क्या होता है, एक एसिड होता है, और कॉपर क्या है, एक मेटल है। तो उससे रिएक्शन करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। अभी मैंने आपको रफ में यहाँ पे बताया था कि एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके अलावा हमने ये पढ़ भी रखा है, ठीक है। इसके लिए हमने ये वाली एक्टिविटी की थी कि एसिड पड़ा हुआ था, मेटल उसके अंदर डाल दी, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो कौन सी गैस निकली थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी। आपको याद होगा अच्छी तरीके से। तो जब भी कोई एसिड, यहाँ पे एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल थी जिंक, तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो इस सवाल का जो पहला हिस्सा था उसका जवाब तो मिल गया कि गैस कौन सी निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इलुस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो एग्जाम्पल तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। एक मेटल जिंक थी वहाँ पर और एसिड था HCl, दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन गैस निकल गई, हाइड्रोजन चली गई, अब बचा Zn और Cl, ये मिलकर बना देते हैं एक सॉल्ट जिसे कहते हैं ZnCl2, जिंक क्लोराइड। इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आयरन ले सकते हैं। आयरन मेटल बदल दी, एसिड बदल दो H2SO4, इनकी भी आपस में रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब हाइड्रोजन जो है वो तो वहाँ पे चली गई, बचा क्या, FeSO4, ठीक है। तो उसने बोला था एग्जाम्पल देने के लिए, एग्जाम्पल हमने दे दिए। और क्या है, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, आप इस गैस की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट करेंगे, मतलब आप कैसे पता लगाएंगे कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से वो जो गैस निकलती है उसको पास करते हैं सोप सॉल्यूशन के अंदर, फिर उससे बड़े बड़े बबल्स निकलते हैं, फिर हम उसके सामने बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं। बर्निंग कैंडल में अगर पॉप साउंड निकलने लगती है, फट फट की आवाज़ आने लगती है, तो समझ जाते हैं कि ये जो गैस निकल रही है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो इस तरीके से हाइड्रोजन गैस को टेस्ट किया जाता है। तो आप लिख दीजिएगा कि वी पास द गैस टू सोप सॉल्यूशन एंड ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल नियर द बबल्स ऑफ द सोप, इफ वी हियर द पॉप साउंड देन वी अंडरस्टैंड दैट द लिबरेटेड गैस इज हाइड्रोजन। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो पूरे सवाल का जवाब आप खुद लिखेंगे। यहाँ पे 3 सवाल पूछे गए थे कि गैस कौन सी निकलेगी जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, तो हमारा जवाब था हाइड्रोजन। बोला था कि एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल हमने दे दिए कि जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई, फिर आयरन की रिएक्शन एसिड के साथ करवाई। गैस की प्रेजेंस का पता कैसे चलेगा, सोप सॉल्यूशन में पास कर देंगे, बबल्स निकलेंगे, बबल्स के सामने बर्निंग कैंडल लेकर जाएंगे, पॉप साउंड निकली तो समझ जाएंगे कि कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो पूरा जवाब आप खुद लिखेंगे। वीडियो के एंड में मैं उसका फोटो दे दूंगा आंसर का, अगर आपको लिखने में कोई परेशानी हो तो वहाँ से देख लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मेटल कंपाउंड ए है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो हमने लिख लिया यहाँ पर मेटल कंपाउंड ए, ये ध्यान रखिएगा मेटल कंपाउंड है, मतलब मेटल का बना हुआ कोई कंपाउंड, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता होगा HCl। प्रोड्यूस इफरवेसेंस, द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विश द बर्निंग कैंडल। जब ये रिएक्शन होती है तो जो गैस निकलती है वो बर्निंग कैंडल को क्या कर देती है,
बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, मतलब बुझा देती है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि यहाँ पे जो गैस निकल रही है वो गैस होगी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही ऐसी गैस होती है जो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर सकती है, यानी कि बुझा सकती है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड इज़ कैल्शियम क्लोराइड। एक कंपाउंड है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला किसी को नहीं पता तो वो कैसे बना सकते हैं? कैल्शियम लिखो, क्लोरीन लिखो, कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, एक्सचेंज जब कर दिया जाएगा तो बन जाएगा CaCl2। तो एक कंपाउंड जो बनेगा वो क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए कि इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इट्स कैल्शियम क्लोराइड। इस रिएक्शन में जो कंपाउंड एक बनेगा वो होगा कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2। ठीक है, अब इसके बारे में पता लगाना है हमें कि A क्या है, क्योंकि जब तक A का पता नहीं चलेगा तब तक हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। एक बार फिर से समझते हैं कि सवाल क्या है। एक मेटल कंपाउंड A है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऐसी गैस प्रोड्यूस करता है जो जलती हुई कैंडल को बुझा देती है। तो जैसे ही हमें पता चला ना कि जलती हुई कैंडल को बुझा देगी वो गैस, तो हम समझ गए कि गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे इसका आइडिया लगा। और आगे लिखा है कि एक जो कंपाउंड बनता है वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, उसे भी लिख दिया। अब जितना भी हमने अब तक पढ़ा है इस चैप्टर में उसको रिवाइज़ कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब निकलती थी। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शन पढ़ी हैं बस एक ही बार कार्बन डाइऑक्साइड निकलती थी, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करता था। तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता था तो 3 चीज़ें बनती थी, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ज़रा। जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन की थी तो जो गैस निकली थी वो कौन सी थी? हाइड्रोजन थी। लेकिन जब हमने ये पढ़ा था मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और तब जो गैस निकली थी वो गैस कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अब तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बस एक ही जगह निकली है, जब मेटल कार्बोनेट ने या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ने एसिड के साथ रिएक्शन की है। तो फिलहाल हमारा जो सवाल है उसमें भी एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? तो कौन करेगा प्रोड्यूस? मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके 3 चीज़ें बनाएगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर क्या आएगा? वाटर आएगा। अब इधर की जितनी भी चीज़ें हैं इनको इधर चेक करते हैं। देखिए हाइड्रोजन हो गई है, इसके अलावा क्लोरीन हो गया है। अब बचा क्या है? Ca बचा और CO2 बचा है। और हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे मेटल कार्बोनेट आएगा। तो Ca से कौन सा मेटल कार्बोनेट बन सकता है? सिर्फ ये बन सकता है, CaCO3। जो कैल्शियम बचा हुआ है यहाँ पर, उससे यहाँ पे मेटल कार्बोनेट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मेटल कार्बोनेट ही एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। तो मेटल कार्बोनेट बनाना था, उसके लिए मेटल हमें मिल चुकी थी और हमें ये भी पता था कि ये भी बचा हुआ है CO2। तो इन सब के मिलने से जो मेटल कार्बोनेट बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। अब रिएक्शन को सही तरीके से लिख देते हैं। HCl, CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2। रिएक्शन हमने लिख दिया। अब इसको बैलेंस करने की बारी आती है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम देख रहे हैं कि राइट साइड में 2 हाइड्रोजन है, इधर एक ही है तो यहाँ पे 2 लग जाए। क्लोरीन 2 हैं, इधर भी 2 हो गई। बाकी सब मुझे पूरी तरह से बैलेंस दिखाई देता है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पर कितनी है? 3 है, और वहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 1 3। तो रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। सवाल को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। सवाल ये था कि एक मेटल कंपाउंड A है जिसके बारे में हमें नहीं पता था, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके ऐसी गैस बनाता है जो जलती हुई कैंडल को बुझा देती। तो वो गैस क्या हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। हमने ये भी पहचाना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तभी निकलती है जब एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करता है। सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिखने के बाद हमें पता चला कि ये 2 चीज़ें बची रह गई हैं, Cl और CO2। तो दो चीज़ें ये बची हैं, एक कैल्शियम और एक CO2। तो ये दोनों मिलके जो मेटल कार्बोनेट बना सकते हैं वो सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही हो सकता है। तो इस तरह से हमने मेटल कंपाउंड A का पता लगा लिया और रिएक्शन लिख के उसको इजीली बैलेंस भी कर दिया। उम्मीद है कि ये सवाल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ना वो है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। तो ये जो टॉपिक है इसको हम अगली क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में ही पढ़ेंगे, क्योंकि अभी अगर इसको शुरू कर दिया तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा खींच सकता है।
तो आज बस हम यहीं पे ही ख़त्म करेंगे। आज हमने सिर्फ इन चीज़ों को पढ़ा है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। आज हमने एक तो ये पता लगाया कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। एक्टिविटी 2.7 की हमने। इसके अलावा हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो थे उनका नेचर भी पता लगाया। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसके अलावा हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज किए, बाकी हम अगली क्लास में ही करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर। डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।